नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय इतिहास, अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हम इससे पहले पढ़ चुके थे प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की उपलब्धियों के बारे में। और वैदिक सभ्यता में भी हम वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वैदिक सभ्यता के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में हम वेद और पुराणों को मानते हैं। सबसे प्रमुख यानी सबसे प्राचीन जो चीज है वो है वेद और पुराण। अब बात करते हैं वेदों की ओर। सबसे पहले हम वेदों के बारे में देखते हैं। वेदों की जो गिनती है विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है और यही वेद वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ साहित्य और वेद हिंदू धर्म के संस्थापक के धर्म ग्रंथ के रूप में भी माने जाते हैं। वेदों की जो संख्या है वो 4 बता दी गई है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत कला का जनक कहा जाता है और यजुर्वेद में ये इसमें रचना गद्य और पद्य दोनों भी हुई है। इसमें कर्म की प्रधानता है, यानी कर्म पे ज्यादा जोर दिया गया है। अर्थवेद इसमें यज्ञ है, मंत्र है, आयुर्वेद है, गणित है, विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। और इसी क्रम में हम दूसरा पढ़ते हैं पुराण। पुराणों में भी हमें विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। इनके रचयिता लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में वंशावली मिलती है और इन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सबसे प्राचीन हम पुराणों को मानते हैं। प्रमुख पुराणों में मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड, भागवत, अग्नि, मार्कंडेय। पुराणों की संख्या 8 मानी गई है और इनके अलावा उप पुराण भी बताए गए हैं जिनकी संख्या 29 है। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की उपलब्धियां, जो कि निम्न प्रकार है। हम पढ़ रहे वैदिक सभ्यता की उपलब्धियां, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक उपलब्धियां। यानी वैदिक सभ्यता से लेकर महाजन काल के बीच में जो लोगों का रहन सहन था, उस समय उनकी राजनीतिक उपलब्धियां किस तरह से थी, उनका राजनीतिक कार्य किस तरह से चलता था। इस समय की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल मानी जाती थी तथा सबसे बड़ी राष्ट्र मानी जाती थी। कुल यानी परिवार, परिवार का मुख्य पिता यानी पुरुष होता था और राष्ट्र का जो मुखिया था वो राजा होता था। राष्ट्र का मुखिया राजा होता था और राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख भी मिलता है, 10 राज्य युद्ध के नाम से जो जाना जाता है। यानी वंशानुगत शब्द का अर्थ राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन इनमें कुछ शर्तें होती थी कि अगर राजा का बड़ा बेटा है, अगर उसमें किसी तरह का शारीरिक दोष हो, जैसे विकलांग हो, बेरा हो, तो उसको राजा नहीं बन सकता है। जैसे हमने महाभारत में देखा, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, इसलिए वो राजा नहीं बन पाया था। अब इनमें कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इन्होंने कुछ समितियां बना रखी थी, जो थी सभा और समिति। सभा राजा की निर्कुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं बनाई गई थी, सभा और समिति। और इनकी जब भी बैठक होती थी उसमें राजा भाग लेता था, राजा इनमें भाग लेता था। समिति एक आमजन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती थी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार किया जाता था। और इसी प्रकार जो सभा थी वो समिति से छोटी थी, लेकिन इसमें ज्येष्ठ और विशेष व्यक्तियों का ही भाग लेने का अधिकार था। और इस समय महाकाव्य काल भी कहलाता है। इस समय जो था, इस समय को हम महाकाव्य काल के नाम में भी जाने जाते थे। इस समय रामायण और महाभारत जैसे प्रमुख महाकाव्य प्रचलित थे। रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की थी और महाभारत की वेद व्यास ने। रामायण और महाभारत से देख के पता लगा सकते हैं कि रामायण के अंदर दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम ही राजा बना और अपने माता पिताओं का कहना मानने पर वो वन पे भी गए थे। ऐसे महाभारत में बताया गया है
महाभारत में भी एक आ गया, जैसे कि उनके बड़े पुत्र धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, इसलिए उनके छोटे पुत्रों को गद्दी पे बिठाया गया था। किसी भी राजा के अगर बड़े पुत्रों को शारीरिक दोष हो तो वो राजा नहीं बन सकता था। और वहां पे भी महाभारत काल में भी मंत्री परिषद के 18 विभाग थे, यानी उनको 18 भागों में बांटा गया था। और इसी समय महाजनपद काल यानी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। सबसे पहले इस काल की प्रमुख उपलब्धि थी कि इस समय राजतंत्र और गणतंत्र शासन व्यवस्था का निकाय था। राजतंत्र और गणतंत्र यानी राजतंत्र यानी राजा की जहां पे देख रेख हो, राजा के आदेशों की पालना हो। और उत्तर वैदिक काल में जन बसना शुरू हो गया था धीरे धीरे, और छोटे छोटे कबीले में वो रहने लगे और वो जनपद कहलाए। और फिर इन जनपदों ने अपना विस्तार करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष होने लगे, और जो छोटे थे, जो कमजोर थे, वो बड़े जनपदों में आके मिलने लगे। और इस प्रकार वहां महाजनपद काल का विकास हुआ और 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। 16 महाजनपद आपकी किताब में दिए हुए हैं, नाम मैं बोल देता हूं, आप उनकी राजधानी और उनके बारे में जानकारी रखिए। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, ये बिहार में है। मगध इसकी राजधानी थी राजगृह है, ये भी बिहार में है। काशी ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में। कोसर इसकी राजधानी थी सर्वबस्ती, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है। वाजीसंग ये वैशाली है। मल इसकी राजधानी कुशीनारा, और चेदी इसकी है सुक्तिमती। वस इसकी है कौसंबी। कुरु की है इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है। पांचाल नरेश इसकी राजधानी थी ऐच्छित्रकूट, और मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराट, जो कि जयपुर में है। सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा। अस्मैक जिसकी राजधानी थी पेदने। अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। और गांधार इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और कंबोज जिसकी राजधानी थी राजपुर। इस तरह से हम 16 महाजनपदों के बारे में, इस समय के बारे में, वैदिक काल की सभ्यता के समय 16 महाजनपदों का हमारे को उल्लेख मिलता है। इससे हम कह सकते हैं इनका राजनीतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था। लोग छोटे छोटे रूप में विकसित होते हुए बड़ा रूप धारण कर लिया इन्होंने। और इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की सामाजिक उपलब्धियां। अब हमारे अगली उपलब्धि है सामाजिक उपलब्धियां, यानी हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की सामाजिक उपलब्धियां। समाज में रहन सहन की व्यवस्था ये सामाजिक जीवन कहलाता है, यानी समाज को हम कितने वर्गों में बांट रखा है, किस तरह से हमारा रहन सहन है। तो वैदिक काल के समय में समाज को वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संस्कार है, पुरुषार्थ है, ऋण यज्ञ आदि परंपराएं वहां पर प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था यानी हमने समाज को 4 वर्गों में बांट रखा है। एक तो ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, और एक वैश्य, और एक शूद्र। ये चारों आज की तुलना के समान ही है। ब्राह्मण क्षत्रिय का काम भी कर सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण का भी कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों आपस में अपने काम को कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम है, ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करवाना। वैसे ये अपने अपने कार्य करते थे, व्यापार करना। और शूद्र जो कि कोई खेती करना, कोई मोची का काम करना। लेकिन इस समय कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण का कार्य कर सकता था, यानी संपन्न व्यवस्था थी, किसी तरह का वो नहीं था एकाधिकार। अब आश्रम व्यवस्था, हमने आश्रम व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा। जिस तरह से 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, इसी तरह से हमने आश्रम को भी 4 भागों में बांटा है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो सीमाएं थी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक मानी गई है। गृहस्थ आश्रम जो भी अपने गृहस्थी को चलाने का वो उनका आयु मानी जाती है 26 से 50। वानप्रस्थ और 51 से लेकर 75 साल के अंदर वो वन में निकल जाते थे, और फिर 26 से 100 लास्ट के समय वो वहां पे संन्यास ले लेते थे। ये अगर हम महाभारत और रामायण को देखें तो इसका हमारे को अच्छी तरह से उल्लेख मिलता है। संस्कार, हमारे जीवन में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, यानी हमारे समाज में उस समय
वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के समय देखें तो 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। वही 16 संस्कार आप भी आज भी अपने को देखने को मिलते हैं। अगर ये 16 संस्कार जिस व्यक्ति में पूर्ण हो जाए वो उसका संपूर्ण जीवन माना जाएगा। गर्भाधान, जन्म से पूर्व, पुष्पन यानी जन्म से पूर्व माता में अपने पुत्र को किसी तरह की नजर नहीं लगे, टोना जादू करना, सीमांतोनयन, जात क्रम, ये जन्म होने के बाद जात क्रम जैसे अपन नामकरण करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है जिस कुल में जन्म होता है उसको अपनी जात का मालूम पड़ जाता है। और नामकरण जैसे अपन नामकरण करते हैं मारवाड़ी भाषा में जिसको बोलते हैं नामण, नामकरण उस दिन उसका नामकरण निकलता है। निष्क्रमण यानी एक बार उसको घर से बाहर निकालना बच्चे को। अन्न प्रशासन पहली बार बच्चे को अन्न देना। चूड़ाक्रम यानी जड़ूला उतारना। कर्णवेद यानी कांड को छेद करवाना। विद्यारंभ शिक्षा का। उपनयन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाना। वेदारंभ वेदों का ज्ञान। केशांत यानी शिक्षा ग्रहण करके वापस जब अपन आए तो अपने केशों को दान में देना। समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार एक व्यक्ति में होने चाहिए, जिसमें से अंत्येष्टि और गर्भाधान, ये और अंत्येष्टि व्यक्ति के मरने के बाद का संस्कार माना जाता है और ये व्यक्ति के जन्म से पहले के। इसी क्रम में अगर अपन देखें पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया गया हमारे को। और वो 4 पुरुषार्थ में दे रखा आपको कि व्यक्ति को धर्म सदाचार आचरण करना चाहिए। भौतिक संपदा, काम यानी कि सुविधा भोग, मोक्ष यानी जीवन मरण बंधन से मुक्ति रहना। यानी धर्म के आधार पे अर्थ और काम और मोक्ष, व्यक्ति को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसको कर्म करने चाहिए जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, यानी अपने पूर्वजों की पूजा पाठ करना। ऋषि को पूजा पाठ करवाना ऋषि के द्वारा, किसी ऋषि की, देव देवताओं की पूजा पाठ करना। अब पितृ ऋण का अर्थ है, अगर अपन पितृ ऋण का अर्थ होता है जैसे कि पिता इस संसार को या समाज को एक पुत्र उत्पन्न करके दे जिससे उसका वंश आगे बढ़ता रहे। ऋषि ऋण हमारे को यज्ञ करवाने चाहिए। ऋषि ऋण, जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिलता है वह जिस ज्ञान की परंपरा में उत्तराधिकारी हो उस ज्ञान और परंपरा का ऋषि की पूर्ति कर सकता है। देव ऋण, देवताओं के प्रति हमारा दायित्व जिस इत्यादि से पूरा किया जाता है वो हमारा देव ऋण कहलाता है। अब आता है ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, यानी ऋषि यज्ञ। किसी भी ऋषि या ब्रह्मा की पूजा करके ये बड़े यज्ञ करवाना चाहिए। देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पितृ यज्ञ, पिता मरने के बाद उनके पिंडदान करना। भूत यज्ञ, कुत्ता या बिल्ली को खाना रोटी खिलाना इत्यादि। ये सभी हमारे उस समय वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के वर्गों में बटे हुए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का रहन सहन हमारे आज के रहन सहन से मिलता जुलता ही है और वह कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ। और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता था, किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं थी और एक व्यक्ति में 16 संस्कार होना अनिवार्य थे। अब हमारा अगली उपलब्धि थी वो रहेगी वैदिक सभ्यता की धार्मिक उपलब्धियां। इसी क्रम में हमारा अगला बिंदु आ रहा है धार्मिक उपलब्धियां। वैदिक सभ्यता की धार्मिक उपलब्धियां पर ध्यान दे तो वहां पे परम एकता पर बल दिया गया है। धर्म का अर्थ दिया जाता है परम एकता पर बल देना। आत्मा का ब्रह्मा में विलय होना ही मोक्ष कहलाता है। ये इनकी धार्मिक सोच थी। ये देवताओं को आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों जगह मानते थे।
स्वर्गवासी देवता के रूप में यानी आकाशवासी देवता के रूप में किस किस की पूजा करते थे? घोष है, वरुण है, सूर्य है, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन, मित्र, ये सभी ये आकाशी देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी और लोगों में धर्म का विश्वास था। पार्थिव देवता यानी पृथ्वी पर जो देवता थे, पृथ्वी पर जिनकी पूजा की जाती थी, पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती है, आदि देवताओं की पूजा पृथ्वी पर की जाती थी। वायुमंडलीय देवता यानी अंतरिक्ष में कौन कौन से देवता है? वरुण है, वात है, इंद्र है, रुद्र है, कुर्जन और मारुत आदि देवताओं की पूजा अंतरिक्ष में की जाती है। इससे हम कह सकते हैं कि इन लोगों को धर्म का प्रचलन अच्छा था और धर्म का एक अर्थ था परम एकता पर बल देना या आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। अब हमारा अगला बिंदु आ रहा है आर्थिक उपलब्धियां। इसी क्रम में पढ़ रहे हैं आर्थिक उपलब्धियां अर्थात वैदिक सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही इस समय प्राचीन काल में ही भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। यानी इस कारण प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। कृषि और पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। आर्थिक स्थिति मजबूत होने का मेन कारण था कृषि और पशुपालन। गाय को माँ की तरह ही विश्व का पालन करने वाली कहा गया था। जिस तरह से माँ अपने पुत्र को दूध पिला के बड़ी करती है, वैसे पशुपालन के रूप में गाय का पालन पोषण करके गाय इतना दूध देती थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति गाय का दूध पीते थे और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार रहते थे। तो इस तरह से गाय को माँ की तरह ही विश्व का पालन करने वाली कहा गया है। और एक जगह तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि 10 गायों का मूल्य ऋग्वेद में एक प्रश्न में इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गाय बताया गया है। अगर इंद्र की एक मूर्ति कि आप मूल्य पूछते हो तो 10 गायों के बराबर माना गया था। इस तरह से हम कह सकते हैं वहां व्यापार भी काफी उन्नत मात्रा में था। कृषि कार्य करने के लिए नहरों का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह से वैदिक सभ्यता के समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और आर्थिक स्थिति अच्छी होने का मेन कारण था भारत एक कृषि प्रधान रहना और कृषि और पशुपालन ही हमारी अर्थव्यवस्था के मूल आधार माने जाते हैं। और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कला विज्ञान से संबंधित कुछ उपलब्धियां। कला और विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां। कला के कुछ अवशेष हमारे को मिले। कोयलवी की बौद्ध गुफाएं हैं, सांची ब्रह्मपुत्र व अमरावती के स्तूप मिले हैं, काले भाजा के चैतन्य मठ मिले हैं, अजंता की भित्ति चित्र मिले हैं। और ये भी कहा गया है कि ऋग्वेद में हिरण्य यानी धातु है, सोने के आभूषण बनाने का उल्लेख भी मिलता है और कपड़ा बनाने का उल्लेख की जानकारी हमारे को मिलती है। और इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत उपलब्धि की है। चिकित्सक और वेद उस समय प्रसिद्ध वेद और चिकित्सक चरक है, धन्वंतरी है। इसी तरह से प्रसिद्ध गणितज्ञ भी हुए थे उस समय आर्यभट्ट है, भास्कर आचार्य थे। भौतिक और रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता भी थे महर्षि कर्णाल। इस तरह से वैदिक सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आज हमने चर्चा की है। और आज आपका अध्याय एक भारत का वैभवपूर्ण अतीत समाप्त होता है और इसमें हमने 3 प्रकरण काम में लिए। पहला प्रकरण था भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन से थे और दूसरा हमारा प्रकरण था हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और तीसरा हमारा प्रकरण था वैदिक सभ्यताओं की प्रमुख उपलब्धियां या विशेषताएं। अब आपका प्रथम प्रकरण होने जा रहा है 15 तारीख से। इसके लिए आपकी किताब के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुचरित्रमय प्रश्न जो 1 से 8 तक पूरे करने, अति लघुत्मक प्रश्न जो 1 से 17 तक वो भी पूरे करने। लघुत्मक जो प्रश्न है उसमें आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 9वां, 12वां, 13वां और 16वां